बामियान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कहां पर है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि यह अफगानिस्तान में है। तो इस प्रतिमा को तोड़ने वाले तालिबानी अब इसको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, इस मूर्ति के संरक्षण की बात कर रहे हैं, इस मूर्ति को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, बामियान बुद्धास के बारे में और पूरी न्यूज के बारे में। तो हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने कहा है कि वह मेस आयनाक में प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा करेगा। तो अफगानिस्तान में जो काफी सारी बुद्ध के जो स्टैचूज हैं, प्रतिमाएं जो हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। मेस आयनाक एक तांबा खदान स्थल भी है, तो ये भी ध्यान में रखना। अफगानिस्तान के अंदर मेस आयनाक करके एक जगह है जो कॉपर माइन के लिए भी फेमस है, और तालिबान ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट होगा, चाइना वहां पर आकर उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को पता लग गए। मेस आयनाक का एक पॉइंट, जहां पर अफगानिस्तान का ये क्षेत्र है जहां पर कॉपर माइन भी है और जहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। और दूसरा पॉइंट, बामिया बुद्ध जो है वो कहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, अफगानिस्तान में। ये दोनों फैक्चुअल पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखने। पहला, फिर तालिबान की स्थिति उस समय के विपरीत है ये जब उसने पहले अफगानिस्तान पर शासन किया था और वैश्विक आक्रोश के सामने बामियान में सदियों पुरानी बुद्ध की मूर्तियों को तोप खाने, विस्फोटक, रॉकेट का उपयोग करके गिराया था। तो बामिया की मूर्ति को इसने पहले गिराया था जब इसके ऊपर इसने पहले जो है वो कंट्रोल किया था। लगभग ये बात सन 2000-2001 की है। तो इस समय इसने जो है वो यहाँ पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी उनको गिराया, उनको हटाया, उनको तोड़फोड़ करी। राइट, तो ये चीज हम लोग को तालिबानियों की तरफ से पहले देखने को मिली थी। और कट्टरपंथी तालिबान आंदोलन जो 1990 के दशक की शुरुआत में उभरा था, इसने दशक के अंत तक अफगानिस्तान के लगभग 90% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। राइट, ये बात है 1990s की, जिस समय तालिबान ने अफगानिस्तान के एरिया पर कंट्रोल कर लिया, जबकि उसके शासन ने कथित तौर पर अराजकता पर अंकुश लगाया, लॉलेसनेस को कर्ब किया। मतलब वहां पर इसने लॉ एंड ऑर्डर इंट्रोड्यूस करने पर फोकस किया तालिबानियों ने। और किस टाइप का लॉ एंड ऑर्डर, तो उसने तथाकथित इस्लामी दंड, इस्लामिक पनिशमेंट और इस्लामी प्रथाओं का एक प्रतिगामी विचार भी पेश किया, जिसमें टेलीविजन पर बैन लगा दिया गया था। कहा था कि पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जाएगा, जो भी जिसको भी पनिशमेंट मिलेगी ओपनली उसको जो है वो मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा सबके बीच में। 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा की कमी शामिल थी। तो ये सब चीजें जो थी वो इस्लामिक आइडिया के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि उसने यहां पर लगाई थी, शुरू किया था अफगानिस्तान के अंदर। राइट, और बामियान बुद्धों का विनाश इसी चरमपंथी संस्कृति का हिस्सा था। एक्सट्रीमिस्ट कल्चर जो थे इसके तालिबानियों के उस समय स्टार्टिंग में, तो उस समय इसने बहुत भारी मात्रा में बुद्ध के स्टैचूज जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया था। 27 फरवरी 2001 को तालिबान ने मूर्तियों को नष्ट करने की अपनी मंशा की घोषणा करी थी। तो 2001 में तालिबानियों ने घोषणा कर दी थी कि वो मूर्ति को जो है वो नष्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। राइट, तो ये 2001 का समय था जिस समय तालिबानियों ने जो है वो भगवान बुद्ध की मूर्तियों को जो है वो तोड़ा था। और फिर 2003 में यूनेस्को ने बामियान बुद्धास को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल कर लिया। और 9 मार्च 2021 को, अभी रीसेंट पास्ट की बात है, 9 मार्च 2021, तो इस समय सालसल की प्रतिमा को फिर से निर्मित किया गया। दोबारा से एक स्टैचू जो है वो फिर से जो है वो बनाया गया भगवान बुद्ध का। जो स्टैचू जो था वो सालसल का था। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, सालसल का स्टैचू कहां पर, अफगानिस्तान का हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर बामियान बुद्ध की हम लोग बात करेंगे तो कहा जाता है कि बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन की चट्टानों से काटकर बनाई गई थी ये बामियान बुद्ध की मूर्तियां। 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व की हैं, 5th सेंचुरी एडी की ये मूर्तियां हैं। और कभी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी ये, खड़ी स्टैंडिंग बुद्ध की स्टैचू। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बामिया बुद्ध की मूर्ति कहां से एसोसिएटेड है, तो अफगानिस्तान आपके पास आंसर मिल चुका है। दूसरा आंसर जो है आपके पास ये भी मिल चुका है कि ये स्टैंडिंग स्टैचू था। तीसरा आंसर सैंडस्टोन, ध्यान में रखना, बलुआ पत्थर ध्यान में रखना, बलुआ पत्थर से ये मूर्ति बनाई गई थी। चौथा
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि 5वीं सेंचुरी एडी की ये मूर्ति थी। सिर्फ इतने पॉइंट बस आपको ध्यान में रखने हैं, राइट, इस बामियान बुद्ध से रिलेटेड, बस इतनी सी चीज। एक और चीज, उनकी रोमन ड्रैपरियों यानी कि क्लोथ, उनका जो कपड़ा था, यानी कि जो मूर्ति में जो दिखाया गया था वो रोमन कपड़ा जो है वो दिखाया गया था, रोमन कल्चर के ऊपर बेस्ड कपड़ा था। और 2 अलग अलग मुद्राओं के साथ मूर्तियां गुप्त और ससैनियन और हेलिनिस्टिक कलात्मक शैलियों के संगम का महान उदाहरण थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये मूर्ति जो है वो किस आर्टिस्टिक स्टाइल से एसोसिएटेड है, अक्सर पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर। तो याद रखना, बामियान की जो मूर्ति है भगवान बुद्ध की, तो ये मूर्ति गुप्त ससैनियन, राइट, तो ये चीज ध्यान रखना, गुप्त, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुप्त, ससैनियन और हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल, इनके ऊपर बेस्ड ये मूर्ति हम लोग को, इनके कॉन्फ्लुएंस यानी कि इनके संगम के ऊपर बेस्ड ये मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये बामियान की मूर्ति वाला जो टॉपिक है लगातार पिछले 2 साल से जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीएससी के लिए, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन सिविल सर्विसेज जो है वो पूछती है और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है इन टॉपिक में। तो बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को सुनो समझो। सो स्थानीय लोगों द्वारा बुलाए जाने वाले सालसल और शमामा, इसकी 55 और 38 मीटर की ऊंचाई तक थी, यानी कि ये जो मूर्तियां थी जो यहाँ के लोकलाइट्स जो बुलाते थे, सालसल और शमामा, तो ये 2 वर्ड भी आप ध्यान में रखिएगा। इन मूर्तियों को भी जो है वो बुलाया जाता था, यानी कि उस क्षेत्र में जो ये मूर्ति थी 55 और 38 मीटर्स की हाइट की है मूर्तियां हम लोग को देखने को मिली थी। सालसल का अर्थ हम लोग को देखने को मिलता है प्रकाश ब्रह्मांड के माध्यम से चमकता है, लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स, और जबकि शमामा का अर्थ है रानी मां, क्वीन मदर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ के लोकलाइट्स इस मूर्ति को जो है वो इस नाम से भी जो है वो बुलाते हैं, राइट। इसके अलावा बामियान अफगानिस्तान के मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिंदू कुश के ऊंचे पहाड़ में स्थित है। तो बामियान कहां पर स्थित है, सिचुएटेड है, तो अफगानिस्तान के हिंदू कुश हाई माउंटेन्स वाले एरिया पर हम लोग को देखने को मिलता है। बामियान नदी के साथ स्थित घाटी कभी सिल्क रोड के शुरुआती दिनों का अभिन्न अंग थी। तो जब सिल्क रूट जो हुआ करता था उसका भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो था ये वाला एरिया, ये वैली वाला एरिया हम लोग को देखने को मिलता था, जो बामियान रिवर की लाइन पर हम लोग को देखने को मिलता है, जो न केवल व्यापारियों बल्कि संस्कृति, धर्म एवं भाषा के लिए भी मार्ग प्रदान करता था। तो आप जानते हैं सिल्क रूट जो है वो सिर्फ किसके लिए फेमस नहीं था, ट्रेड के लिए फेमस नहीं था, बल्कि सिल्क रूट के माध्यम से रिलीजन हुआ, कल्चर हुआ, नॉलेज जो हुई, राइट, वो भी पास हुई दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, राइट। तो ये चीज भी आप जानते हैं, इस चीज के बारे में भी आपको पता है, आपने हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी होगी, तो सिल्क रूट के इंपॉर्टेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस सिर्फ ट्रेड तक, सिर्फ कॉमर्स तक जो था वो सीमित नहीं था, बल्कि उसके अलावा रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए भी सिल्क रूट का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, नॉलेज को स्प्रेड करने पर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था, कल्चर्स हुए, आर्टिस्टिक फॉर्म जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो हुए। तो काफी सारी चीज को जो है वो सिल्क रूट के माध्यम से स्प्रेड किया गया था दुनिया के हर एक कोने तक। जब बौद्ध कुषाण साम्राज्य का प्रसार हुआ तो बामियान एक प्रमुख व्यापार, सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र बन गया। तो बुद्धिस्ट कुषाण एम्पायर जब बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ था तो उस समय हमें देखने को मिला था ये क्षेत्र जो है वो ट्रेड, कल्चर और रिलीजियस सेंटर के तौर पर बन गया। और जब चीन, भारत और रोम के व्यापारी बामियान से होकर गुजरे तो ऐसे में वहां कुषाणों द्वारा एक समन्वित संस्कृति विकसित हो गई। तो आप जानते हैं एक सिंक्रेनेटिक कल्चर जो है वो डेवलप हो गया, क्योंकि अब इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र के लोकलाइट्स इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि फॉरेनर्स आ रहे थे, जैसे इंडिया की तरफ से भी लोग आए, चाइना की तरफ से भी लोग आए, रोम के साइड से भी लोग आए। तो क्या हुआ कि यहाँ का जो कल्चर है वो एक तीनों को मिलाकर एक कल्चर जो है वो बन गया। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस मूर्ति में जो कपड़ा है वो रोमन कपड़ा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि रोमन कपड़ा है, मतलब कि ये रोमन फील भी जो है वो इस मूर्ति पर जो है वो देना था कि यहाँ पर रोम से आए हुए लोग भी इन्वॉल्व थे, राइट, मौजूद थे। तो वो फील भी जो है वो प्रोवाइड करा रहा था इसकी मूर्ति में, तो इसलिए रोमन कपड़ा हम लोग को देखने को मिला, राइट। तो इस तरीके से भी चीजों को याद करने की कोशिश किया करो कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मतलब सिल्क रूट के बाद, क्योंकि सिल्क रूट जो यानी कि ये जो बामियान वाला क्षेत्र है ये सिल्क रूट का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र, इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें देखने को मिल रही है, राइट। फिर अब इस सिल्क रूट के माध्यम से जब दूसरे लोग अगर एंटर होते हैं इस क्षेत्र में तो ऑब्वियस ही बात है कि वो भी अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक
जो कल्चर बना, ये सिंक्रेटिक कल्चर हम लोग को देखने को मिला। इंडिया, चाइना, रोम की तरफ से और भी काफी सारे लोग जो थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहली से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बौद्ध धर्म के तीव्र प्रसार में बामियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई मठ स्थापित किए। काफी सारी जो मठ हम लोग को देखने को मिलते हैं ये भी स्थापित जो है वो यहाँ पर हुए थे, राइट। मठ यानी ठहरने की जगह है। तो आपको पता होगा कि जितने भी जो फॉलोअर्स होते हैं बुद्धिस्ट के, तो वो ठहरने के लिए जहां पर उनको रुकना रहता है तो वो मठ में जो है वो वेट करते हैं, रुकते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको पता होगी। और बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां यहां मौजूद कई अन्य संरचनाओं का हिस्सा है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें स्तूप, छोटे बैठे और खड़े बुद्ध और गुफाओं में दीवार पेंटिंग आदि शामिल है। तो काफी सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं, राइट। बैठे हुए बुद्ध अवेलेबल है, खड़े हुए बुद्ध अवेलेबल हैं, राइट। और स्तूप जो है वो अवेलेबल है, राइट। तो इस प्रकार की भी चीजें हैं, गुफाएं हैं जिसके अंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, दीवारों पर पेंटिंग्स है वो बनी हुई हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, आर्टिस्टिक फॉर्म, राइट। अब ये तो बात हो गई बामियान बुद्धा से रिलेटेड, राइट। अब हम थोड़े से फैक्ट जानेंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म कितना पुराना है? 2500 साल पुराना है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। साउथ और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री में के जो रिलीजन है उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट रिलीजन है बुद्धिज्म या बौद्ध रिलीजन। और बौद्ध धर्म का उदय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम की आत्मज्ञानी की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ था। सिद्धार्थ गौतम जो है वो एनलाइटमेंट को खोजने के लिए जब गए थे 6th सेंचुरी बीसी में, अपने घर से निकलकर उनकी उम्र मात्र 29 ईयर्स की थी, राइट। तो ये वाला फैक्ट भी आपको पता होगा। और वो जब गए तो उसके बाद जो है वो उनको एनलाइटमेंट हासिल हुआ। कहां पर एनलाइटमेंट हासिल हुआ जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कहां पर जो है वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस क्षेत्र में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे इनको एनलाइटमेंट जो है वो मिला। कहां पर? बोध गया पर, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, आपको पता है इस चीज के बारे में। और ये जो धर्म जो है गाइस, ये एक व्यक्तिगत भगवान में कोई विश्वास नहीं रखता है, कोई पर्सनल गॉड में कोई बिलीव नहीं रखता है। ना ही बुद्धिज्म धर्म जो है ह्यूमैनिटी और गॉड के बीच में रिलेशनशिप की बात करता है, कोई बात नहीं करता। बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित बुद्धिज्म हम लोग को देखने को मिलता है। बौद्ध मानते हैं कि कुछ भी स्थिर या स्थायी नहीं है, नथिंग इज फिक्स्ड और परमानेंट। सभी चीज में चेंजेस पॉसिबल है। जैसे कि आप आज की डेट में हो सकता है कि शायद आपके 12th पे बुरे मार्क्स आए हो, आप पढ़ने में हो सकता है अच्छे ना हो, बट फिर भी आपके अंदर वो चीज हो कि यार मुझे तो आईएएस एग्जाम निकालना है किसी भी हालत में, आप जरूर निकालोगे। क्यों? क्योंकि कुछ भगवान बुद्ध कहते हैं कोई भी चीज है वो परमानेंट नहीं है। मतलब कि आप जो है आपके बुरे मार्क्स जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका करियर क्या, आपका बुरा मार्क्स ये नहीं कहेगा कि आपके आगे भी जो है वो बुरे मार्क्स ही आएंगे। आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। 12th फेल जिन्होंने जो हुए थे वो आज की डेट में आईपीएस ऑफिसर है, आप जानते हैं, काफी फेमस लोग हैं, राइट। जिन्होंने 12th फेल हुए थे। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, दे आर एसडीएम, राइट। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एसडीएम है और ओडिशा कैडर में मेरा एक फ्रेंड भी है जो आईएएस, हालांकि वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, राइट। और बट बात यह है कि आप पढ़ाई में कितने अच्छे हो कितने अच्छे नहीं हो वो आपकी पास से मैटर नहीं करेगा। आज की डेट में आप कितना टाइम कंट्रीब्यूट करते हो, कितनी मेहनत करते हो इस एग्जाम के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप करोगे ना। आप मेहनत करने के लिए बैठे हो, तो आपसे क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम? डेफिनेटली निकलेगा। तो तुम तैयारी करो, मुझे तुम लोग पे तो पूरा भरोसा है, बट मेहनत तुम्हें करनी है, राइट। चलो, इसके अलावा 2 मुख्य बौद्ध संप्रदायों की अगर हम बात करें, 2 मेन बुद्धिस्ट सेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 2 ये बुद्धिस्ट सेक्ट जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। थेरावाड़ बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म, ये दोनों बुद्धिज्म के नाम याद रखना, थेरावाड़ बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म। अक्सर डायरेक्टली बस नाम जो है वो पूछ लिया जाता है। और आत्मज्ञान का मार्ग नैतिकता, ध्यान और ज्ञान, मॉरलिटी, मेडिटेशन और विजडम, इन 3 चीजों के आधार पर हम लोग को देखने को मिला था। मॉरलिटी, मेडिटेशन एंड विजडम, राइट। और बौद्ध धर्म लगभग 563 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था। 563 बीसीई में बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है और इसके संस्थापक यानी कि इसके जो फाउंडर थे वो सिद्धार्थ गौतम थे। इनकी शिक्षाओं, इनके जीवन
के अनुभव पर आधारित ये बौद्ध धर्म है। तो अगर क्वेश्चन आए कि बौद्ध धर्म जो है वो किसकी टीचिंग्स या किसके जीवन पर, किसके एक्सपीरियंसेस पर आधारित है, तो सिद्धार्थ गौतम। इसके अलावा उनका जन्म शाक्य वंश के एक शाही परिवार में हुआ था, जिन्होंने भारत नेपाल सीमा के पास स्थित लुम्बिनी में कपिलवस्तु से शासन किया था। तो जो ये हम लोग को देखने को मिलता है, इनका बर्थ जो है वो कहां पर हुआ था, सिद्धार्थ गौतम जी का। तो लुम्बिनी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये एरिया जो है वो नेपाल का हम लोग को देखने को मिलता है, इंडिया नेपाल की बॉर्डर पर हम लोग को नजर आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया था और धन एवं संपत्ति से परिपूर्ण, बहुत पैसा था इनके पास, बहुत संपत्ति थी, बहुत पैसा था, सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया और अपने जीवन को, मतलब इतने अच्छे जीवन को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, मतलब इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को इन्होंने छोड़ दिया और ये निकल पड़े उस खोज में। किस खोज में? ज्ञान की खोज में, एनलाइटनमेंट की खोज में। इस जीवन का जो सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, उसको जानने के लिए जो है वो ये निकल पड़े, राइट। और हमें क्या चीज देखने को मिली कि इन्होंने अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया, सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि आपको भी फॉलो करना है अपनी लाइफ के अंदर। एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कोई भी आपको आज की डेट में बुलाए कि चल यार यहां चलते हैं पार्टी करने, वहां चलते हैं पार्टी करने, बोलना जब मेरे नाम के आगे IAS IPS लगेगा तब मैं तुझे डेट और जगह बताऊंगा, वहां पे आ जाना पार्टी करने, राइट। अभी नहीं, अभी पार्टी करने का टाइम नहीं है। एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर हर दिन आपकी पार्टी है यार, हर दिन पार्टी। आपकी सिटी में कोई भी बड़ा फंक्शन होगा, यू विल बी द चीफ गेस्ट, राइट। तो उस पार्टी की तैयारी करो। पार्टी वो होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट के साथ बैठकर, चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर डिनर करो, वो होती है पार्टी। पार्टी ये नहीं कि चार दोस्तों के बीच में नाच गाना किया, एंजॉय किया, चले गए, वो पार्टी नहीं है। पार्टी इस कि जब आप बैठो हाई ऑफिशियल लोगों के साथ, एक प्रेस्टिजियस एक कम्युनिटी के साथ, वो होती है पार्टी। उस लायक तुम लोग को बनना है और इसलिए तो तुम लोग मेहनत कर रहे हो, लेक्चर कवर कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर, तो उसकी तैयारी करो। क्लियर? तो सेल्फ डिसिप्लिन, तो गौतम बुद्ध भी जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहे थे, तब जाकर, अब देखिए, अब एक प्रकार से कहा जाए तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर एक सेल्फ डिसिप्लिन अपनाया, तब जाकर दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। तो आप अगर चाहते हो दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करे, डिसिप्लिन लेकर आओ अपनी लाइफ में, राइट। अपने टास्क को प्रोकास्टिनेट मत करो कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, राइट, अभी मन नहीं कर रहा, ये काम नहीं करना। तुम लोग डिस्ट्रिक्ट के राजा बनोगे, एंड राजा वो होता है जो अपना टाइम एट अ टाइम करता है, राइट। और राजा बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिस इज द मेहनत। और हर कोई राजा नहीं बनता है, जो मेहनत करेगा वो बनेगा, है कि नहीं? तो मेहनत करो। और कितने दिनों तक इन्होंने मेडिटेशन किया, लगातार 49 डेज तक ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़, पीपल याद रखना, अक्सर बरगद जो है वो एग्जाम में आता है कि बरगद के पेड़ के नीचे, वो स्टेटमेंट गलत होगा। पीपल के पेड़ के नीचे बोध यानी कि ज्ञानी, या फिर बोधि यानी कि ज्ञान प्राप्त किया। और बौद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट लोकेशन। सारनाथ हो गया, लुम्बिनी हो गया, राइट, बोध गया हो गया। और सारनाथ पर जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, पहली बार उन्होंने अपना सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन, राइट, तो ये इस चीज को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना से एसोसिएटेड है? तो पहली बार जब उन्होंने अपना उपदेश दिया था, पहली बार उन्होंने अपना सरमन जब दिया था उत्तर प्रदेश के बनारस के अंदर सारनाथ में, तो उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 BCE में हुई थी। और कहां पर? उत्तर प्रदेश के एक कस्बे खुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। तो खुशीनगर पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो डेथ प्लेस खुशीनगर, ये याद रखना है। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। बामियान के बुद्ध के बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस किया। और हमने डिस्कस किया भगवान बुद्ध से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, बुद्धिज्म से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया हमने, राइट। इवन तालिबानियों के इश्यूज के बारे में भी हमने थोड़ा सा जाना कि किस प्रकार की अप्रोच थी उनकी और आज की डेट में किस प्रकार की उनकी अप्रोच है। क्योंकि अभी उन्होंने घोषणा करी है कि अब ये बुद्ध की मूर्ति को जो है वो कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। तो ये चीजें हैं, ये पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, राइट।